स्कूल में हमारा रिपोर्ट कार्ड साल में सिर्फ एक बार आता है, लेकिन कंपनी का रिपोर्ट कार्ड साल में 4 बार आता है, यानी कि हर 3 महीने बाद। एंड इसे हम कहते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। पर एक इन्वेस्टर को ये नहीं समझ में आता कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में आखिर देखना क्या है। सो हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक क्वार्टरली रिजल्ट में एक कंपनी में जरूर देखने चाहिए। एंड वीडियो के एंड में हम 2 क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे। पहला ये कि अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा था तो उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस नीचे क्यों गिर जाता है, एंड दूसरा ये कि ये सारी एनालिसिस करने के बाद स्टॉक को बाय करना है, सेल या फिर होल्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले पैरामीटर के बारे में, जिसका नाम है टॉप लाइन ग्रोथ। टॉप लाइन मतलब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सबसे पहली आइटम, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू या फिर सिंपली सेल्स। टॉप लाइन ग्रोथ का मतलब हमारे रेवेन्यू में कितना ग्रोथ आ रहा है। ये ग्रोथ जितनी ज़्यादा हो, कंपनी के रिजल्ट्स के लिए उतना बेटर होता है। अब हम ये समझते हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी जितनी ज़्यादा सेल्स करेगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू, एंड ये सेम चीज़ कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। अब हम रेवेन्यू के 2 एलिमेंट्स को समझते हैं। रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो क्वांटिटी से हमारा मतलब है कि वॉल्यूम कितनी थी। तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी ने एक पर्टिकुलर क्वार्टर में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल किया है, यानी कि कितनी क्वांटिटी सेल की है या फिर वॉल्यूम क्या रही। मानकर चलते हैं एक कंपनी ने एक क्वार्टर में शैम्पू की 1000 बॉटल्स को सेल किया, तो क्या अगले क्वार्टर में वो 1100 यूनिट्स हो जाती है या फिर वो रिड्यूस हो जाती है टू 900 यूनिट्स। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगी तो कंपनी के लिए उतना बेटर होता है। जब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं जो कि है प्राइस। प्राइस मतलब उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को कौन से प्राइस पर बेचा जा रहा है। जब हम शैम्पू का एग्जाम्पल लेते हैं तो मानकर चलते हैं कि एक क्वार्टर में वो 100 रुपये के प्राइस पर बेचा जाता है, तो हमें ये देखना होगा कि अगले क्वार्टर में उसका प्राइस बढ़कर 110 रुपीज़ हो जाता है या घटकर 90 रुपये रह जाता है। तो प्राइस में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होना ज़रूरी है। लेकिन रेवेन्यू देखते समय एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। अगर कंपनी सिर्फ प्राइस बढ़ा रही है तो वो एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का मेन एम हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज करने का होना चाहिए। लेकिन प्राइस और वॉल्यूम दोनों में ही अगर एक अच्छी और कंसिस्टेंट ग्रोथ हो तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पैरामीटर के बारे में, जिसे हम कहते हैं बॉटम लाइन ग्रोथ। ये भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में सबसे लास्ट आइटम होती है, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। तो बॉटम लाइन ग्रोथ का मतलब है कि हमारे प्रॉफिट में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। अब हमारे लिए प्रॉफिट देखना भी इसलिए ज़रूरी है कि रेवेन्यू की तरह प्रॉफिट में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, बिकॉज ये भी हमारे स्टॉक प्राइस को इक्वली अफेक्ट करता है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब नेट प्रॉफिट में एक और चीज़ का ख्याल करें, इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये कि ऐसा प्रॉफिट जो शायद कंपनी को सिर्फ इसी क्वार्टर में हुआ है, आने वाले टाइम पर ऐसा प्रॉफिट कंपनी को दोबारा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन चार्जेस लगे हुए थे, लेकिन कंपनी वो केस जीत जाती है
एंड उन्हें तकरीबन 20 करोड़ का कंपनसेशन मिलता है। तो ये 20 करोड़ एक वन टाइम प्रॉफिट है जो शायद कंपनी को दोबारा ना मिले। तो जब भी आप प्रॉफिट्स देख रहे हैं तो ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज को हमेशा साइडलाइन कर ही प्रॉफिट्स को देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर के बारे में, जिसे हम कहते हैं QOQ या फिर YOY। QOQ से हमारा मतलब होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड YOY से हमारा मतलब होता है ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब है हम अपने करंट क्वार्टर को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं Q3 FY23 को कंपेयर करूं Q2 FY23 से, तो दो अलग क्वार्टर्स हैं, Q3 एंड Q2। ईयर ऑन ईयर का मतलब ये होता है कि हमारा क्वार्टर तो सेम रहता है लेकिन फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम क्वार्टर की बात करें तो वो मान लेते हैं Q3 है, तो Q3 FY23 को हम उसके इमीडिएट प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, यानी कि Q3 FY22। अब बात ये आती है कि हम QOQ एंड YOY इन दोनों ही नंबर्स को कंपेयर क्यों करते हैं? तो इसका रीजन है सीजनैलिटी इफेक्ट। चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्टॉक है वंडरला। एक्चुअली ये कंपनी अम्यूजमेंट पार्क्स रन करती हैं। तो अम्यूजमेंट पार्क्स मार्च क्वार्टर में हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं बिकॉज बच्चों के एग्जाम्स के कारण पेरेंट्स उन्हें अम्यूजमेंट पार्क्स कम लेकर जाते हैं। दूसरा, जब सितंबर क्वार्टर आता है तब भी ये कंपनी अंडर परफॉर्म करती है बिकॉज वो रेनी सीजन का टाइम होता है। तो ऐसे टाइम पर भी स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाता। इसीलिए अगर मैं सितंबर क्वार्टर को किसी भी और क्वार्टर से कंपेयर करूंगी तो मेरे पास एक फेयर इमेज उस कंपनी की नहीं आएगी। तो क्या ये बेटर नहीं होगा कि मैं सितंबर क्वार्टर को प्रीवियस ईयर के सितंबर क्वार्टर से ही कंपेयर करूं? तो ऐसे केसेस में QOQ कंपैरिजन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, YOY कंपैरिजन ज़्यादा सेंस बनाता है। सो QOQ के नंबर्स ज़्यादा सेंस तब क्रिएट करते हैं अगर हम उन्हें ऑटो सेक्टर्स जैसे सेक्टर्स में कंपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पैरामीटर के बारे में, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब नेट प्रॉफिट देख लिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना क्यों जरूरी है? तो चलिए समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमारा मतलब होता है वो प्रॉफिट जो कंपनी जनरेट करती है अपनी कोर एक्टिविटीज में से। इसका फॉर्मूला समझते हैं पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब माइनस करते तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से एंड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा कंपनी के लिए उतना बेटर। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट पैरामीटर की, जिसका नाम है कंपनी गाइडेंस एंड कॉन कॉल्स। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी गाइडेंस क्या होती है। वो ये बताती है कि कंपनीज आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगी या फिर बुरा। यस, कंपनी के ये प्रोस्पेक्टिव्स जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो हम सबको पता है कि आईटी सेक्टर काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। एंड अगर कभी आपने आईटी सेक्टर की कंपनी गाइडेंस सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कई कंपनी ने अपनी गाइडेंस में ये बताया था कि वो ग्रोथ शो नहीं कर पाएंगे या फिर कम ग्रोथ शो करेंगे। एंड जब भी उन्होंने ऐसा किया है तो हमें स्टॉक प्राइस में एक करेक्शन जरूर देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं कॉन कॉल को। कॉन कॉल से हमारा मतलब होता है कॉन्फ्रेंस कॉल। ये एक ऐसी कॉल होती है जो एक कंपनी अरेंज करती है ताकि वो अपने एनालिस्ट या फिर शेयर होल्डर्स के साथ 1-to-1 बात कर सके। इसका पर्पस ये होता है कि ये एनालिस्ट या फिर रिसर्चर्स
वन ऑन वन क्वेश्चंस पूछ सके कंपनी को किसी भी चीज़ के बारे में, मे बी उनके प्रॉफिट्स, उनके फ्यूचर ग्रोथ्स या फिर उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अब ये कॉन कॉल्स कब होती हैं, इसकी सारी डिटेल आपको उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट में इन्वेस्टर रिलेशंस के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप किसी वजह से ये लाइव कॉन कॉल अटेंड नहीं कर पाते तो उस केस में आप कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशन टैब के अंदर एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी एक रिटन फॉर्मेट में ट्रांसक्रिप्ट भी प्रोवाइड कर सकती है जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब हम आंसर करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को कि अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा है उसके बावजूद भी उसका स्टॉक प्राइस क्यों गिर जाता है। तो चलिए जानते हैं उसके 4 रीजंस। सबसे पहला, मार्केट एक्सपेक्टेशन। अब मान कर चलते हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कंपनी का प्रॉफिट 35% का, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट अच्छा तो आया 25% का, बट क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम था, दैट इज वाई मार्केट को उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा एंड स्टॉक करेक्ट हुआ। चलिए इसका एग्जाम्पल एक स्टॉक से देती हूँ। जब लार्सन एंड टूब्रो का रिजल्ट आया 10 मई को, तो मार्केट उसका एक अच्छा खासा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। बेशक उसका रिजल्ट डिसेंट था, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कम था। इसीलिए उसके रिजल्ट के एग्जैक्टली अगले दिन वो स्टॉक कम से कम 5% से नीचे भी गिर गया। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि है कंपनी गाइडेंस। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा, अगर कभी भी कंपनीज एक पॉजिटिव आउटलुक नहीं देती हैं, यानी कि एक नेगेटिव आउटलुक देती हैं, तो उस केस में भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे रीजन की, जो कि है प्रॉफिट बुकिंग। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के रिजल्ट अनाउंस करने से पहले ही मार्केट को या फिर इन्वेस्टर्स को ऐसा लगने लगता है कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, तो इसीलिए वो काफ़ी बाइंग करते हैं एंड रिजल्ट वाले दिन प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें एक माइनर करेक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बजाज फाइनेंस अक्सर अपने रिजल्ट से पहले एक एस्टिमेट नंबर्स बताता है। इस रिजल्ट में भी जब उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को बताया तो उनके एस्टिमेट्स इतने अच्छे थे, तो ऐसे टाइम पर इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं एंड जब भी रिजल्ट आता है तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 4th रीजन के बारे में, जो कि है एबनॉर्मल एक्टिविटी। इसका मतलब जब भी कंपनीज अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करती हैं, उसमें अगर आपको कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखे, जैसे कि कंपनी की गाइडेंस कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आने वाले टाइम में डेट ज़्यादा ले सकते हैं, एंड आपको ऐसा लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए वो डेट को शायद टाइमली रीपे ना कर पाए, जिससे स्टॉक में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी चीज़ को मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर देती है एंड दैट इज़ वाई स्टॉक प्राइस गिर जाता है। एक और चीज़ का ख्याल करें, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नंबर्स को ही पब्लिश किया जाता है। कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स को साल में सिर्फ एक बार पब्लिश किया जाता है थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स। लेकिन कई बार कई डिफरेंट सिचुएशंस में कुछ कंपनीज हाफ ईयर सिचुएशंस में भी कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट के नंबर्स को पब्लिश कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे कि ये सारी एनालिसिस के बाद स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है। अब मान कर चलते हैं आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, सिर्फ एक क्वार्टर के बेसिस पर आपका कोई भी डिसीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो उसका बाय या सेल कॉल कम से कम 2 से 3 क्वार्टर्स के बाद ही लिया जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली बुरा परफॉर्म कर रही है फ्रॉम 2 to 3 क्वार्टर्स, दैट इज़ द ओनली टाइम जब आपको सेल कॉल के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं एंड आप पहली बार उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी एक क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर
आपका डिसीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपको काफ़ी सारे क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी देखने चाहिए और साथ ही साथ उसकी इन डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आप और कहां से सीख सकते हैं, तो उसके लिए आप विजिट करें वार्सिटी की वेबसाइट पर, जहां पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़े मिलेंगे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स। और साथ ही साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक को कब सेल करना चाहिए, तो इसका मॉड्यूल भी आपको वार्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये थे वो 5 पैरामीटर्स जो आपको आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स में ज़रूर स्टडी करने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।